हेलो बच्चों, दिस इज नितिन कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज साहा, अम्बाला। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 2023-24 सेशन से खासकर उन महाविद्यालयों में जो कि केयू से एफिलेटेड है उन पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं। ये जो वीडियो हम स्टडी करने वाले हैं ये आपके मेनली किस लिए बनाई गई है, आपके पास मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, यदि आपके महाविद्यालय में केमिस्ट्री का मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है तो उस कोर्स में क्योंकि आपके पास वो बच्चे पढ़ने के लिए केमिस्ट्री आएंगे, रसायन शास्त्र, जो कि जिनके पास +2 में केमिस्ट्री नहीं थी एज ए सब्जेक्ट। तो एनईपी के अकॉर्डिंग देखा जाए सिलेबस आपका बहुत ही छोटा है। ये आपके सामने सिलेबस है, देख सकते हैं। देयर आर 4 चैप्टर्स, यहाँ पे 4 चैप्टर्स हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, पॉलीमर्स एंड फूड प्रिजर्वेटिव्स। और ये जो आपके पास 5वां टॉपिक है ये आपका है प्रैक्टिकल्स का। तो यानी कि जो भी बच्चे केमिस्ट्री कोर्स एमडीसी के तौर पे सिलेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, तो उनको 4 चैप्टर्स और प्रैक्टिकल के ये 4-5 जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं ये करने होंगे सेमेस्टर में। तो इस वीडियो का एक छोटा सा मोटिव यही है कि जो बच्चे ऐसे जो कि जिन्होंने +2 में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, विज्ञान नहीं पढ़ा है, रसायन विज्ञान, तो उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। और मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा, इस वीडियो में और मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं एमडीसी की, तो उनमें मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जितना हो सके हिंदी में समझाने की कोशिश करूं बच्चों को। हालांकि जो लैंग्वेज है दैट वुड बी इंग्लिश में हम पढ़ेंगे, पर कोशिश यही रहेगी कि आपको सिंपल से सिंपल भाषा में आपको समझाया जा सके। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है। तो अब इस 4 चैप्टर्स में से जो हम पहले स्टार्ट करेंगे, ये जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इस वक्त, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से समझिए, हमारे इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मौजूद होती हैं। ठीक है, आप अपने आसपास भी देखेंगे, चाहे पंखा है, कुर्सी है, चाहे आपकी बाइक है, चाहे पानी ही है पीने का, खाना है आपका खाने का, एवरीथिंग, राइट। सो फ्रॉम एयर टू वाटर एंड फूड टू ट्रीज, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। हर चीज़ किससे मिलके बनी हुई है? पदार्थ से, मैटर। ठीक है, सो केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है? द वन ऑफ साइंटिफिक फील्ड्स, यानी कि साइंस की एक ब्रांच जो कि हमें किसी भी पदार्थ के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि वो किससे मिलके बना है और उसकी क्या इंट्रैक्शंस होती है आपस में, कैसे वो आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उन सब को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट आता है, जो कि हमें वैज्ञानिक तौर पर बताता है कि ये कैसे आपके पास पदार्थ बना है। ठीक है, तो एक सिंपल भाषा में कहें, आप अपने पास यदि कुछ भी पदार्थ देखें, मैटर देखें, तो एवरीथिंग अपीयर्स टू बी कंटिन्यूस। एग्जाम्पल के लिए आप कागज़ की एक शीट ले लीजिए, तो यदि आप उसे सिंपल आंखों से देखेंगे तो आपको लगेगा ये एक कंटिन्यूस मैटर है, पदार्थ आपका कंटिन्यूस है। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं स्पेसिस है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, द पीस ऑफ पेपर looks to be continuous stretch of matter with no gaps therein, right। लेकिन
यदि उसके बीच में कोई गैप नहीं है, आपने देखा होगा यदि आप कागज़ को पानी से गीला कर देंगे तो वो पानी से गीला हो जाता है। तो जो कागज़ है दैट एब्जॉर्ब्स द वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक सिंपल सा लॉजिक फिर ये आता है कि यदि आपके उस पेपर में कोई स्पेस नहीं था, कंटिन्यूस मैटर है, आपको कोई छेद वगैरह स्पेस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यदि कोई स्पेस नहीं था तो फिर वो पानी गया कहाँ है। तो इससे लॉजिकल आंसर क्या निकल के आता है कि एटॉमिक लेवल पर, परमाणु लेवल पर हो क्या रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि हमारी आंखें नहीं सेंस कर पा रही, राइट। तो उसको एक्सप्लोर हमारी केमिस्ट्री फील्ड करता है, ठीक है, केमिकल साइंस दैट एक्सप्लोर्स द मॉलिक्यूलर लेवल एक्सप्लोरेशन, राइट। सो दैट्स व्हाई जो मैटर है, पदार्थ है, आपके आसपास की जो भी चीज़ है, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। और मॉलिक्यूलर लेवल पर, यानी कि बहुत ही छोटे लेवल पर जो पार्टिकल्स हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, यहाँ पे या तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स। एटम्स को हम हिंदी में कहते हैं परमाणु और मॉलिक्यूल्स अणु, राइट। तो मॉलिक्यूल्स क्या है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलकर एक एंटिटी बनाते हैं, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। तो आपका पदार्थ किससे मिलके बना हुआ है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से, राइट। सो मैटर इज मेड अप ऑफ अल्टीमेटली एटम, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटिटी है आपकी। सो जितने भी पदार्थ आप देख रहे हैं वो सब किससे मिलके बने हुए हैं, एटम से। यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद एटम को यदि आप विजुलाइज करना चाहें तो मैंने यहाँ पर एक गोल बनाई हुई है आपको समझाने के लिए। आपके पास घर, जैसे कि घरों में दीवारें होती हैं, तो दीवारों में एक यूनिट ऐसी है जो बार बार रिपीट होती है, ठीक है, जैसे कि आपकी ईंट। तो ईंट को आप साइड बाय साइड लगा कर एक पूरी दीवार बना लेते हैं। तो उसी प्रकार जो आपका पदार्थ है वो किससे मिलके बना हुआ है, एटम। तो यहाँ हम विजुलाइज कर सकते हैं एक ईंट को एज ए एटम, राइट। तो परमाणु क्या है आपका, ईंट। और जैसे ईंटों को साइड बाय साइड लगाया जाता है, ऐसे ही परमाणु साइड बाय साइड लगकर आपका पूरा पदार्थ या मैटर बनाते हैं। ओके, सो this continuous settling of bricks resulted in wall formations, and similarly the interactions of atom with each other leads to existence of matter। तो पदार्थ आपका कैसे बनता है, जो विभिन्न प्रकार के परमाणु आपस में इंटरेक्ट करने के पश्चात बनता है, ठीक। तो अब एक कॉमन सी बात आपके माइंड में आएगी कि प्रकृति में केवल एक ही प्रकार के एटम पाए जाते हैं, ठीक है, यानी सभी एटम एक जैसे हैं। बट यदि सभी एटम एक जैसे होते तो विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स संसार में क्यों मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि एटम आपका एक है तो ऐसा क्यों है कि एक तरफ तो आपको लोहे की चीज़ें मिल रही है, दूसरी तरफ आपको कागज़ की चीज़ें मिल रही है, जिनकी स्ट्रेंथ भी अलग अलग है। लोहे को आप काट नहीं सकते, वही पीस ऑफ पेपर को आप इजीली काट सकते हैं, राइट। तो आप समझ पा रहे होंगे यदि एटम आपका एक है, एक प्रकार का है, तो फिर ऐसी क्या वजह है कि आपको अलग अलग विशेषताओं के, अलग अलग गुणों के पदार्थ आपको प्रकृति में देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर लाई करता है, इसका मतलब क्या है कि ऑल द मैटर possess द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। तो इसका मतलब प्रकृति में केवल एक प्रकार का एटम नहीं है, अलग अलग प्रकार के कई एटम्स हैं, ठीक है। तो इसलिए डाइवर्स काइंड्स ऑफ एटम्स इन नेचर एंड ईच ऑफ विच हैज पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो हर प्रकार के एटम की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा माइंड में कि चलो मान लेते हैं हम कि प्रकृति में अलग अलग प्रकार के एटम्स हैं। यदि अलग अलग प्रकार के एटम हैं तो ऐसा क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से आपको अलग अलग प्रकार के परमाणु मिले हैं, एटम्स मिले हैं। तो उसका आंसर, रीज़न आंसर क्या है
कि हर परमाणु में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब ये बात आती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स क्या है। इनको कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल तो यानी कि पदार्थ किससे मिल गया था, बन के मिला है एटम से, परमाणु से। यदि परमाणु को भी हम अंदर से उसके स्ट्रक्चर को खंगालेंगे तो हमें क्या मिलता है कि परमाणु किससे मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। और साथ ही यदि हम स्ट्रक्चर की ही बात करें तो आप देख सकते हैं ये क्या है, आपके पास एक कार्बन का एटम है, कार्बन का एटम। तो कार्बन के एटम में ये जो सेंटर में है दैट इज़ द न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं आपके, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और न्यूक्लियस से बाहर जो ये घूम रहे हैं, ये सर्कल कर रहे हैं, ये क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी बताया ना कि आपका एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के बाहर घूमते हैं, और बाकी 2 कौन से बच गए, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर आपका बनाते हैं परमाणु, एटम। अब इनकी संख्या के आधार पर परमाणु की, एटम की प्रॉपर्टीज़, गुण, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स सब चेंज हो जाती है। ओके, तो यही वजह है कि आपके पास विभिन्न प्रकार के परमाणु मिलते हैं, क्योंकि सब में संख्याएं अलग अलग हैं। ठीक है, सो आगे चलते हैं। आई होप आप ये समझ गए हैं कि परमाणु क्या है, मैटर क्या है, पदार्थ क्या है। और ये आपका कार्बन का एटम है जिसके अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और यहाँ पे कितने हैं आप देख सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये आगे चल के काम आएगा क्योंकि हमारा टॉपिक भी क्या है, कार्बन। तो आगे चलते हैं। सो जितने भी प्रकार के आपके तत्व है इस पृथ्वी पर, या एटम से हम यदि आसान भाषा में आपको समझाऊँ तो उनमें से केवल हाइड्रोजन एटम है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता, केवल हाइड्रोजन एटम ऐसा है। बाकी सभी में ये तीनों ही मिलेंगे। ठीक है, सो ऑल द एटम्स दे आर कंपोज्ड ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, राइट। एग्जाम्पल्स कोई जैसे सिलिकॉन, आयरन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सभी के सभी आपके एग्जाम्पल्स है किसके, तत्व के, एलिमेंट्स जिसको कह देते हैं। ओके, सो प्रकृति में पदार्थ को हम रसायन बेस पर 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक है आपके पास प्योर मैटर, एक है मिक्सचर। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। प्योर मैटर आपका वह पदार्थ है जिसके अंदर जो आपके अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास प्योर वाटर है, पानी जो है साफ पानी है आपका, तो पानी किससे मिलके बना हुआ होता है आपका, H2O, राइट। जहाँ पे एक आपका ऑक्सीजन एटम है और 2 आपके हाइड्रोजन एटम्स हैं, और दोनों से मिलके, तीनों से मिलके आपका बनता है मॉलिक्यूल। तो प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल क्या है आपका, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, मिक्सचर क्या है, जहाँ पर वो पदार्थ जिनमें विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास है इम्प्योर वाटर, गंदा पानी। गंदे पानी में वाटर के मॉलिक्यूल्स तो होंगे, वाटर मतलब H2, वाटर के अणु तो होंगे, पर साथ ही में कुछ और अणु जैसे कि आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं, मेटल है कोई डिजोल्व, तो ये भी आपको मिलेंगे। तो उन सब पदार्थ को जिनमें एक से ज़्यादा विभिन्न प्रकार के अणु, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, उनको हम कहते हैं मिक्सचर। ओके, सो परमाणु, जो प्योर सब्सटेंसेस हैं, प्योर मैटर, दैट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। यानी कि प्योर सब्सटेंस जो हमने देखा, जैसे एग्जांपल आपका था वाटर है, आपका आयरन की शीट है,
ठीक है। तो ये क्या है, प्योर सब्सटेंस। इनको भी हमने दो भाग में डिवाइड किया हुआ है, एक तो है एलिमेंट्स और एक है आपका कंपाउंड्स। और ये किस बेस पे है, द काइंड ऑफ एटम्स दे कंटेन। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन आपका एलिमेंट है जो कि केवल ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2, यानी कि दो ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलके आपका एक ऑक्सीजन अणु बनता है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे एलिमेंट। क्यों, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीजन सेम एटम है। जबकि वाटर आपका क्या है, कंपाउंड है, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ एटम्स, टू हाइड्रोजन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम, राइट। तो ये तो था मोटा मोटा आपका कि मैटर पदार्थ क्या है, एटम यानी परमाणु क्या है, अणु क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आई थिंक अब आप सब के लिए क्लियर है। एक बेसिक सा कोशिश की है मैंने कि आपको समझा पाएँ कि केमिस्ट्री में हम किस तरफ जाने वाले हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो मेन हमारा टॉपिक है, दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आपको बताया था मैंने कि विभिन्न प्रकार के परमाणु मिलते हैं पृथ्वी पर, नेचर पर। तो उनमें से एक है कार्बन एटम, राइट। ये काफ़ी विशेष एलिमेंट्स हैं हमारी पृथ्वी पर। हमारी पृथ्वी में टोटल 118 एलिमेंट्स मिलते हैं, 118, राइट। तो या तो नेचुरली मिलते हैं या उन्हें आर्टिफिशियली बनाया गया। सो 118 एलिमेंट्स हैं, तत्व है अब तक। और नोट करने वाली बात क्या है, हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर उन 118 में से किसी एक एलिमेंट पे जिसका नाम कार्बन है उस पर रखा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कार्बन इतना विशेष क्यों है, राइट। सो इम्पोर्टेंस कुड बी ड्रॉन फ्रॉम द फैक्ट दैट कार्बन हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में तीसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है, ठीक है। और साथ ही जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हमारी बॉडी हो गई, जानवर हो गए, सब वो सभी किस उनमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, कार्बन, राइट। साथ ही मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमारे आसपास की मैक्सिमम वस्तुओं में, जैसे खाना, क्लॉथ, मेडिसिन, रोड्स, सभी में कार्बन मिलता है, राइट। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि हालांकि कार्बन एलिमेंट की जो पृथ्वी का क्रस्ट है, क्रस्ट में केवल 0.02% है, बहुत ही छोटी अमाउंट है ये पूरी। और साथ ही पृथ्वी के वातावरण में, वायुमंडल में आपका 0.03% ही कार्बन अवेलेबल है। तो इतनी कम अमाउंट होने के बाद भी हमारी बॉडी, हमारे आसपास की सभी वस्तुओं में कार्बन मिलता ही मिलता है। तो यहाँ से समझ आता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन यापन के लिए, ठीक है। तो क्या कारण है जो ये कार्बन इतना इम्पोर्टेंट है? इनमें ये आपके 3 कारण इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं। मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। अब ये कोवलेंट बॉन्ड क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। साथ ही में वर्सेटाइल नेचर का है और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी काफ़ी विशेष है, ठीक है। तो इन तीनों कारणों की वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व है हमारे जीवन के लिए। तो अब बात करते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशंस क्या है। उससे पहले आपने सुना होगा वर्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, राइट। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो कार्बन एटम वो ये बात ध्यान रखना कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4, ठीक है। किसके साथ, ऐसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इवन कार्बन के साथ भी। तो ये कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4 कार्बन, ठीक है। तो कार्बन परमाणु जो है उसका मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो यानी 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन्स ये तो न्यूक्लियस बना देंगे, और जो 6 बच के वो आपके घूमेंगे न्यूक्लियस के बाहर। जैसे हमारे सौरमंडल में सूरज के अराउंड घूमता है हमारे ग्रह, ठीक है, सेम है। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, 1s2 2s2 2p2, जहाँ पर 1s2 क्या है, आपका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2s2 एंड 2p2 ये आपकी है सेकंड शेल जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं रिएक्टिविटी किसी भी तत्व में कि वो कितना रिएक्टिव है, वो किस स्पेस पे एक्सप्लेन किया जाता है, उसकी टेंडेंसी टू अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। आपको आवर्त सारणी याद हो, यदि पीरियोडिक टेबल आती है, मैंने अभी आपको बताया था ना कि कितने एलिमेंट्स हैं पृथ्वी पर, 118। इन 118 एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल में सजाया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे राइट साइड का है ये, सॉरी, हाँ, दिस वन, तो सबसे राइट साइड में इस कॉलम को हम कहते हैं नोबल गैसेस। इस कॉलम को क्या कहते हैं हम, नोबल गैसेस। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल गैसेस हैं। तो हर एलिमेंट, हर तत्व किसी न किसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यदि हम कार्बन की ही बात करें तो कार्बन में क्या है, 2s2 2p2। तो यानी कि आउटर शेल में जहाँ हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इसके पास पहले ही है, तो बच के कितने, 4। तो यानी कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो नोबल गैस बन जाएगा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो नोबल गैस बन जाएगा, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना और गेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है, राइट। सो ये क्या करता है, जो एटम है, परमाणु है आपका कार्बन का, ये ना तो लूज करेगा ना ही गेन करेगा, ये करता है शेयर, राइट। ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करने की वजह से इसकी नोबल गैस कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाती है, जिसकी वजह से ये स्टेबल बनता है, ठीक है। आगे कुछ और एग्जांपल देखेंगे, कोई बात नहीं। तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड्स वो बनाता है मैक्सिमम 4, ठीक है। और एक कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है, राइट। तो एग्जांपल के लिए यदि CC बॉन्ड बना हुआ है कार्बन कार्बन, राइट, तो इस कार्बन कार्बन बॉन्ड में ये यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स से मिलके एक कोवलेंट बॉन्ड है, तो हर एक कार्बन कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, 4, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है वर्सेटाइल नेचर का। वर्सेटाइल नेचर में देखिए तो बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टीज़ है कार्बन की। एक है टेट्रावेलेंसी, एक है कैटिनेशन। इनके बारे में समझाऊं मैं यदि, देखिए टेट्रावेलेंसी का मतलब है कि आपके पास ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। टेट्रावेलेंसी का मतलब है कि ये 4 स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, ओके। और कैटिनेशन का मतलब क्या है कि वो प्रॉपर्टी जिसके तहत एक परमाणु अपने ही परमाणु से बॉन्ड बना सकता है, कोवलेंटली बाउंड हो सकता है। तो उदाहरण के लिए यदि कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना रहा है तो इसको हम कहेंगे कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। तो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी कि मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, फिर उसके बाद टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन, राइट। तो ये प्रॉपर्टी थी। फिर उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आपकी आती है, थर्ड फीचर इम्पोर्टेंट, दैट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी। तो कार्बन या कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं वो उन सभी में
केमिकल प्रॉपर्टीज़ का सिग्निफिकेंट फैक्टर है। उदाहरण के लिए आप एक बात समझें, आप घरों में जैसे बाइक, स्कूटी या जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज़ करते हैं उनमें क्या डलता है? पेट्रोल। राइट। पेट्रोल भी एक कंपाउंड है, किसका? कार्बन का। ठीक है, तो पेट्रोल जब बर्न होता है, ज्वलनशील होने की वजह से जब वो जलता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, और वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं चलने के लिए, बाइक को चलाने के लिए। राइट। सो कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट सेवरल वायबल रिएक्शंस लाइक कंबशन। तो ईंधन के जलने को हम कहते हैं कंबशन। ऐसे ही ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा। राइट। सो यानी कि द कार्बन ऑन कंबशन फॉर्म कंपाउंड्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है CO, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या है? CO2। ठीक है। सो ऑन आवर अर्थ transport vehicle runs on the fuel like these, and most of them are compounds of the carbon. The evolution of energy is the basis of transportation concept। यानी कि बाइक के चलने का मेन वजह क्या है? एनर्जी का इवोल्व होना। वो एनर्जी किस वजह से इवोल्व हो रही है? वो हो रही है आपके कंबशन की वजह से। और कंबशन किसका हो रहा है? कार्बन के कंपाउंड्स का। तो यहाँ से आपको पता लग सकता है कि कार्बन इतना ज़रूरी कंपाउंड क्यों है। ठीक है, तो ये हमने 3 फैक्टर स्टडी किए। पहला फैक्टर क्या था आपका? मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसको टेट्रावैलेंसी भी कह देते हैं। और सेकंड आपका था वर्सेटाइल नेचर, जिसके में आ जाता है आपका कैटिनेशन। और थर्ड है केमिकल प्रॉपर्टी। इन तीनों वजह से आपका कार्बन बहुत ही सिग्निफिकेंट एलिमेंट है, तत्व है इस पृथ्वी पर। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। हमने ये तो समझ लिया कि कार्बन में जो 6 इलेक्ट्रॉन थे, उन 6 में से पहली शेल में तो 2 हैं, तो उनको हम छेड़ नहीं सकते। लेकिन जो दूसरी शेल है, सेकंड शेल, उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन थे, जिनमें से 2 आपके पेयर्ड है और 2 आपके अनपेयर्ड है। तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए एक बात को पल्ले बांध लीजिए कि आपके पास कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब आपके पास 2 एटम से, सपोज कीजिए एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, तो इस एटम पे भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इस एटम पे भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तभी जाके आपका क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब कार्बन के अंदर हो क्या रहा है? देखिए 1s2 में आपके पास ये 1s है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 2s2 में आपके पास क्या हो रहा है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तक पे ठीक। 2p में आपके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनमें देखिए 2 यहाँ, 2 यहाँ, टोटल होते 6, बच के कितने? 2। तो वो 2 कहाँ आएंगे आपके? वो 2 आएंगे आपके यहाँ। सॉरी, मैं दोबारा बनाना पड़ेगा। ये 2 यहाँ आएंगे, तो यह आपके आगे 2p। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास कितने हैं? केवल 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड है। तो कितने बॉन्ड बन सकते हैं कोवलेंट? केवल 2, लेकिन ये बनाता कितने हैं? 4। ठीक है, तो ये गुत्थी नहीं समझ पा रही थी वैज्ञानिकों से कि जबकि कार्बन में केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 2p2, तो इसको बनाने चाहिए केवल 2 कोवलेंट बॉन्ड। बट एक्सपेरिमेंटली इट इज़ वाइडली नोन दैट कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है कोवलेंट बॉन्ड्स के, जिन सभी की बॉन्ड प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन। ये आपके एग्जाम पॉइंट से
इस सिलेबस में बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम वो है कॉन्सेप्ट, राइट। सो हाइब्रिडाइजेशन ने ना केवल ये एक्सप्लेन किया कि कार्बन के परमाणु में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, बल्कि इसने बॉन्ड सिमेट्री को भी एक्सप्लेन किया कि जितने भी 4 बॉन्ड बनेंगे उन सभी का बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ सब कुछ सेम होगा, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया। ना इसके डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग और ब्लेंडिंग। मिक्सिंग और ब्लेंडिंग का मतलब क्या है, आप एक सिंपल सी भाषा में समझिए। आप किचन में अपना जूस मिक्सचर यूज़ करते हैं ना, जूसर, राइट। तो जूसर में क्या करते हैं, कोई भी शेक या आपको जूस बनाना होता है तो आपने सारा डाला और उसको ऑन कर दिया और वो मिक्स हो गए सारा। तो वही फिनोमेना है, आपको मिक्स करना है, ब्लेंड करना है, पर किसको, 2 या 2 से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, यानी एटम के जो ऑर्बिटल्स है, जैसे यहाँ 2p है और 2s है, ठीक है। इन दोनों में 2s और 2p में जिनकी इक्वल एनर्जी है अप्रोक्सीमेट, एक ही एटम के 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल्स आपस में ब्लेंड होंगे, मिक्स होंगे और उतने ही नए प्रकार के ऑर्बिटल्स बनाएंगे, नए ऑर्बिटल्स जिनकी इक्वल एनर्जी होगी, आइडेंटिकल शेप और साइज रहेगा और सिमेट्रिक होंगे स्पेस में, राइट। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, ये केवल एक ऑर्बिटल है 2s का, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं, 3। तो एक s एंड 3 2p ऑर्बिटल्स, तो टोटल कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए, 4, एक 2s का और 3 2p के। तो ये 4 ऑर्बिटल आपस में ब्लेंड होकर, मिक्स होकर आपको 4 नए ऑर्बिटल देगा, जहाँ पे उस ऑर्बिटल को हम कहेंगे sp3 ऑर्बिटल, यानी कि 4 ऑर्बिटल से 4 नए sp3 ऑर्बिटल आपको मिलेंगे, ठीक है। सो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, ठीक है। तो इन चारों को आप यहाँ से समझ सकते हैं, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग 4 नए सिमेट्रिकल sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलेंगे, राइट। तो इस इशू से या इस हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट से हमें ये तो समझ आ गया कि सिमेट्री ऑर्बिटल कैसे मिल रहे हैं। सिमेट्रिकल ऑर्बिटल का मतलब है जिनकी सारी प्रॉपर्टी सेम है। तो 4 ऑर्बिटल मिले और उन चारों की प्रॉपर्टीज़ आपकी सेम है, ये तो समझ आ गया। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो 2 थे वो 4 कैसे बने, तो इसको एक्सप्लेन किया प्रमोशनल एनर्जी के कंसेप्ट में। यानी कि यहाँ देखिए, ये आपके पास ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p2, ओके। तो यहाँ पे 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा, आपका वेकेंट 2p ऑर्बिटल में। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जब ये जंप कर गया तो एक ही रह गया 2s में और 3 हो गए 2p में। तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके, 4 अनपेयर्ड। So hybridization concept with the help of promotional energy explains the availability of 4 electrons. Unpaired electrons कितने हैं, 4. So that's why carbon is a tetravalent. और साथ ही जो नए 4 ऑर्बिटल बन रहे हैं उनमें देख सकते हैं कि बॉन्ड एंगल आपका सबका सेम है। ये एग्जांपल के लिए मीथेन मॉलिक्यूल है CH4, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी का बॉन्ड एंगल कितना है, सेम, और बॉन्ड लेंथ भी सेम है सबकी, 1.1 एंगस्ट्रॉम। ये आपका सिंपल सा मॉलिक्यूल है CH4, ठीक है। और CH4 को आप ऐसे देख सकते हैं, sp मैंने आपको बताया ना 4 sp3 ऑर्बिटल्स। तो ये कैसी शेप के होंगे, ये रही शेप, दिस वन,
दैट इज द 4sp3। 4 है ये, आप गिन सकते हैं। ठीक है, तो इन चारों से मिलके आपका 4sp3 बनेंगे और हर sp3 ऑर्बिटल पे एक 1s किसका आ जाएगा, हाइड्रोजन। राइट, सो दीज आर द फैक्ट्स which leads to formation of this tetravalency as well as symmetrical 4sp3 orbital। अब प्रॉब्लम आती है कि चलो ये तो हमने थ्योरेटिकल समझा दिया, पर एक्चुअल में वाई कार्बन चूज टू अंडरगो द हाइब्रिडाइजेशन, क्यों चूज करता है? कार्बन ने अपने परमाणु ने अपने जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे उनको रीअरेंज क्यों किया? कार्बन डाइवेलेंट भी एक्ट कर सकता था बट नहीं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है स्टेबिलिटी। रसायन शास्त्र में हर चीज़ आपकी स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। स्टेबिलिटी यानी लेस एनर्जी, यानी कि आप जिसमें स्थिर होना। ठीक, तो स्टेबिलिटी को बेस पे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ देखिए। सपोज कीजिए आपके पास डाइवेलेंट कार्बन एटम बनाने हैं कंपाउंड्स, और ये टेबल किस लिए है? टेट्रावेलेंट के लिए। सो इन केस ऑफ डाइवेलेंट CH2 यदि बनाना है तो एक CH बॉन्ड के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? 418 किलो जूल अप्रोक्सीमेट है ये। तो यानी कि यदि एक CH बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमें 418 किलो जूल पर एनर्जी पर मोल देना हो। और यदि 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो कितनी लिबरेशन होगी? 2 से गुना कर दो। एक 418 किलो जूल एक CH के लिए, तो 2 CH के लिए कितने हो गए? 2 से गुना कर दो, यानी 836 किलो जूल एनर्जी। तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी जब CH2 बनेगा। ओके, कोई बात नहीं। अब CH4 का केस देखते हैं। वही सेम CH के लिए कितनी एनर्जी थी? अप्रोक्सीमेट 418, जो आपकी इसके थी। एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए कुछ एनर्जी हमें देनी होगी, वो कितनी देनी पड़ेगी हमें? 401। ठीक है, तो ये लिबरेट हो रही थी, ये हमें देनी है। ठीक है, तो अब यदि हम सम करें, एक के लिए 418, तो CH4 बनाना है तो 4 से गुना कर दो, साथ ही में 401 किलो जूल हमने प्रोवाइड की है तो ये माइनस कर दो। तो सारा सम अप करने के पे हमारे पास वैल्यूज आती है एनर्जी की 1271। अब मुझे एक बात बताए, यदि CH2 बनता तो केवल 836 किलो जूल एनर्जी निकलती, लेकिन CH4 बनने की वजह से 1271 निकल रहे हैं। ज़्यादा वैल्यू किसकी है? ऑब्वियसली CH4, राइट, इस केस में। तो 1271 जितनी एनर्जी रिमूव होगी उतना ही ज़्यादा आपका अणु स्थिर होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो जितनी एनर्जी निकलेगी उतनी स्टेबिलिटी आएगी। सो ये आपका एनर्जी स्टैटिक्स बेस पे हमने एक्सप्लेन किया कि वाई कार्बन चूज टू अंडरगो द टेट्रावेलेंसी rather देन डाइवेलेंसी। ठीक है, 4 बॉन्ड क्यों बनाता है? ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा अब तक कि कार्बन कैन इवॉल्व ग्रेटर एनर्जी by reducing this, right? So therefore carbon prefers to form the 4 covalent। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने 2 टॉपिक्स स्टडी किए हैं इस MDC चैप्टर के 2 में। ठीक है, सो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड करेंगे। तो यदि किसी बच्चे को, क्योंकि कोशिश की है मैंने हिंदी में समझाने की, आपको जितना समझा सकूँ, ठीक है, यदि फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, दुविधा है, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, और बाकी आप सभी के लिए एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन लगा कर आप पढ़ाई करें। रसायन शास्त्र मुश्किल नहीं है, बट ये ज़रूर है यदि रसायन शास्त्र को समझने लगे, रसायन विज्ञान को समझने लग जाएं, तो ये इससे इजी सब्जेक्ट शायद ही कोई। ठीक है, तो और काफ़ी स्कोरिंग भी है, तो आप मन लगा के पढ़ें। कुछ ना समझ आए अपने अध्यापकगणों से पूछें, हमसे पूछें, हम आपको जितना हो सके उतना आपको
उसका उतना ही आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। ठीक है, सो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे। तो जय माँ भारती, फिर मिलते हैं बच्चों, टेक केयर।